सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह। चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। संघ सरकार हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको व्यवस्थापिका शुरू करवाई थी और हमने देखा था कि संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, जिसके 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जबकि 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, कल हमने कंपैरिजन कर लिया था आपस में कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। अब हम उसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं, आगे अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ताकि कोई भी बात हमारी रह ना जाए इसमें। तो चलिए अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि एक संसद होगी जो 2 सदनों से मिलकर के बनेगी और यहाँ 3 अंगों से मिलकर के बनेगी। तो संसद के अंदर हमने देख लिया था लोकसभा और राज्यसभा को। चलिए आज हम लोकसभा के ऊपर चर्चा करते हैं। तो लोकसभा जिसे निम्न सदन, प्रथम सदन, जनता का सदन और लोकप्रिय सदन आदि नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए जरा, अब बात हम कर रहे हैं जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है। तो ये लोकप्रिय सदन क्यों हुआ? देखिए, पहले इसका जो नाम था वो था हाउस ऑफ पीपुल्स। हाउस ऑफ पीपुल्स। देखिए, सबसे पहले जैसे ही भारत का संविधान लागू होता है तो उसमें बात कही जाती है कि इसका जो गठन होगा वो प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुने हुए सदस्यों द्वारा होगा। तो उसके लिए हमें चुनाव भी करवाने होंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम आम चुनाव जो होते हैं, प्रथम आम चुनाव 1951-52 जो हम पढ़ते हैं, 1951-52, तो वो होते हैं 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक। क्लियर दोस्तों? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव होते हैं। इन आम चुनावों के बाद में अब लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो देखिए, लोकसभा का गठन जो किया जाता है वो 17 अप्रैल 1952 को किया जाता है। यानी कि हमारी जो प्रथम लोकसभा है वो 17 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। तो आज की जो वर्तमान में जो लोकसभा है वो वर्तमान में 17वीं लोकसभा है। ठीक है, तो 2 बातें अपने को याद रखनी है। उसके बाद देखिए जरा, 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया और इसका जो पहली बैठक हुई है वो 13 मई 1952 को हुई। प्रथम बैठक जो होती है इसकी लोकसभा की वो 13 मई 1952 को होती है। और इसे 13 मई के साथ साथ आप एक बात और ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम हाउस ऑफ पीपुल्स रखा गया था, जो कि 14 मई कब? 1952 नहीं, 1954 के अंदर इसका नाम बदल करके रख दिया गया लोकसभा। ये बात रखनी है आपको। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि लोकसभा का गठन किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो सबसे पहले हम सीटों की बात कर लेते हैं। सीटें जो यहाँ पे डिसाइड की गई हैं, तो सीटों का वर्तमान में जो डिसाइड है वो 552 सीटें डिसाइड है कि अधिकतम 552 सीटें हो सकती हैं। ये जो आवंटित की गई है 552 सीटें, ये 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटित की गई है और 84वां संविधान संशोधन 2001 के आधार पर इस पर रोक लगा दी गई कि अब जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई नहीं जाएंगी, क्योंकि कुछ राज्य क्या कर रहे थे कि जनसंख्या को बढ़ावा दे रहे थे, जनसंख्या बढ़ा रहे थे, जिस कारण से उनकी वहाँ क्षेत्र में सीटें बढ़ रही थी। तो अब ये जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग बढ़ा रहे थे वो 2001 के अंदर इसको
बैन कर दिया गया कि अब इसके बाद में जब सीटों को बढ़ाया जाएगा तो वो 2026 में बढ़ाया जाएगा। 2026 में सीटों को दोबारा से मतलब बढ़ाया जाएगा और उसके लिए परिसीमन कमेटी जो है बनाई जाती है। और फिर बात ध्यान रखिएगा, जब 2026 में इन सीटों को बढ़ाया जाएगा तब 2021 की जनगणना के जो आंकड़े होंगे उसके आधार पर इसको बढ़ाया जाएगा। तो ये है अधिकतम सीटें। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 545 सीटें जो हैं वर्तमान में लोकसभा के अंदर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास में सीटों का सिलसिला है। इसके बाद में बात करते हैं हम सदस्यों के योग्यता के बारे में। लोकसभा के सदस्य की योग्यता क्या है, योग्यताएं। तो देखिए जरा, 4 योग्यताएं आएंगी जिनमें से 3 योग्यताएं सभी राजनीतिक अधिकारियों के लिए आवश्यक हैं। तो पहली योग्यता आती है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी यहां योग्यता आती है कि वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, 25 वर्ष की आयु। उसके बाद में बात हम करते हैं, तीसरी योग्यता इसकी आती है कि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। और उसके बाद हम बात करते हैं, चौथी जो आती है हमारे पास में, कि इसे न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित ना किया गया हो। ठीक है, अभी तो ये बात रखनी है अपने को कि 4 योग्यताएं आएंगी जिनमें से दूसरी नंबर पे जो है आयु के आधार पर ये अलग अलग पदाधिकारी के लिए अलग अलग हो सकती है। 3 योग्यताएं सभी के लिए समान रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगी हमारे पास में योग्यता की बात। अब हम बात करते हैं चुनाव की, कि इनका जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो निर्वाचन, तो देखिए दोस्तों, इनका निर्वाचन 545 सीटें हैं। उनमें से आपको मैंने बताया था कि 545 को बांट दो, चाहे 552 को कल मैंने बांट करके दिखा दी दोनों की दोनों, यानी 530 जो सीटें हैं वो राज्यों से आएंगी और प्लस 13 सीटें जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगी और 2 सीटें जो हैं आंग्ल भारतीय समुदाय की होंगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये 545 सीटें बनती हैं। तो इन 543 सीटों पर इलेक्शन होता है। तो वर्तमान में 543 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, निर्वाचन हुआ है। और ये इलेक्शन जो किया गया है, निर्वाचन किया गया है किसके द्वारा? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया गया है 543 सदस्यों का। तो इन्हें हम कहते हैं सांसद यानी कि एमपी। तो ये अभी एमपी के जो आपने चुनाव 2019 में देखे हैं, तो ये थे हमारे पास में, निर्वाचन कर दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखते हैं। तो देखिए जरा, सीटें आ चुकी हैं, योग्यता, निर्वाचन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात इसकी जो है कार्यकाल, कार्यकाल की बात करते हैं। तो देखिए जरा, इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है। अब किसी परिस्थिति के अंदर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या उसके परामर्श से या उसकी सलाह से राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकता है, राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है जब लोकसभा अपने समय से पहले भंग की गई हो। और पहली बार जो इसे भंग किया गया था वो चौथी लोकसभा थी। चौथी लोकसभा जो थी वो 1970 के अंदर भंग कर दी गई थी। ये पहली लोकसभा है जो समय से पहले भंग हो रही है। और वैसे ये कौन सी थी? चौथी लोकसभा थी। ठीक है, इसके बाद में जो 5वीं लोकसभा आती है, 5वीं लोकसभा, तो 5वीं लोकसभा 1971 से शुरू होती है। और ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय, यानी इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री हैं, तो
इनके द्वारा मैंने आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया जाता है, इसे पारित किया जाता है। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत बहुत सी चीजें जोड़ी गई थी। तो इसी के अंतर्गत क्या किया गया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया था, जिस कारण से इस लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 1977 में समाप्त होता है। और यही 5वीं लोकसभा ही एकमात्र ऐसी लोकसभा है जिसका कार्यकाल सबसे लंबा चला है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद में जैसे ही अगली सरकार आती है तो इसके बाद में वो सरकार क्या करती है, 44वां संविधान संशोधन लाती है। 44वां संविधान संशोधन 1978। और इस संविधान संशोधन के द्वारा ये वापस से कितना कर दिया जाता है, 5 वर्ष कर दिया जाती है। यानी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया जाता है। और याद रखने का ये 2 संशोधन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सी चीजें जोड़ी गई और 44वें के द्वारा बहुत सी चीजें काट दी गई, उसमें से हटा दी गई हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आपस में विपरीत रहते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार होती है, इस समय कांग्रेस की सरकार होती है, और इस समय होती है जनता पार्टी। पहले बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी का जनता पार्टी नाम था। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा आप। और याद करने का एक और तरीका देखना आपको, 1976 1978 4 और 2 6 होते हैं और 4 और 4 8 होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर हुआ था। इसी के साथ में हम आगे और देखते हैं कि इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। तो ये कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। ये अस्थायी सदन है, इसके सदस्य 5 वर्ष बाद एक साथ चले जाते हैं और फिर से चुनाव होकर के दोबारा चुने जाते हैं। अब आगे देखिए जरा, एक 5 वर्ष में किया जा सकता है और उससे पहले भी किया जा सकता है। एक ऐसी स्थिति है आपातकालीन, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका समय जो इसका कार्यकाल है वो अधिकतम एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए क्या कहता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कब, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो चुका है तो इसे 6 माह से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता, यानी अधिकतम 6 माह के बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। दोबारा से समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, अभी 1 मंथ बाकी है, तो उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि दिसंबर के अंदर इसका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तो इसका कार्यकाल अगले साल दिसंबर तक रहेगा। लेकिन वो अगले साल 2021 के अंदर मान लेते हैं कि ये मार्च अप्रैल के अंदर क्या हो गया है, राष्ट्रीय आपातकाल फिर से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसको बढ़ा दिया था हमने 1 वर्ष के लिए, अगले दिसंबर के लिए। तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इसे सिर्फ 6 माह तक ही बढ़ाया जाएगा। मतलब हमें दिसंबर से लेकर के 6 माह तक ही इसको काउंट करना है। जैसे ही मार्च अप्रैल के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हुआ तो लगभग मई के अंदर इसका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कार्यकाल के लिए इसके लिए ये बातें आती हैं। अधिवेशन वो किस प्रकार से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, अधिवेशन को बुलाना और स्थगित करना राष्ट्रपति के हाथ में है। राष्ट्रपति ही अधिवेशन को बुलाता है और उसे स्थगित कर सकता है। उसके बाद देखिए जरा, लोकसभा के अधिवेशन जो है साल में कम से कम 2 बार होने आवश्यक हैं। 1 वर्ष के अंदर, वर्ष में कम से कम 2 बार आवश्यक हैं और उन दोनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। यानी उस 1 वर्ष में 2 अधिवेशन करने हैं, तो ऐसा नहीं कि 1 जनवरी में और 1 दिसंबर में करना है, नहीं, उन दोनों अधिवेशनों के बीच में अधिकतम 6 माह का समय अंतराल हो सकता है।
और फिर उसके बाद में देखिए जरा गणपूर्ति के बारे में आप ध्यान रखना है। गणपूर्ति, गणपूर्ति या इसे कभी कोरम भी लिखा आ सकता है कि कोरम संख्या कितनी होगी। गणपूर्ति का मतलब है कि किसी भी बैठक को सफल तभी माना जाएगा अगर उस बैठक के अंदर 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे। तो जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास में 550 यानी 552 सदस्य हैं, तो उसका 10वां हिस्सा जो बनेगा 55 सदस्य है। अगर 55 सदस्य उस दिन बैठक में हैं तो वो बैठक सफल मानी जाएगी, उसे उसमें काउंट किया जाएगा। तो ये है गणपूर्ति और कोरम, ठीक है। ये दोनों सदनों के लिए 1/10 है। कहीं पर भी आपसे गणपूर्ति पूछ ली जाए तो 1/10 ही अपने को याद करना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में। पदाधिकारी यहां थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। पदाधिकारी जो है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। अब देखिए जरा अध्यक्ष की अगर हम शुरुआत से बात करें तो इसका चुनाव और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है, यानी ये तो सामान्यतः एमपी ही होते हैं, लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य का अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो ये इनके चुनाव की बात होगी। क्लियर। उसके बाद में देखिए जरा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं या अन्य सदस्य होते हैं, ये सब सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल अगर पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो पहली बात तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि जब तक लोकसभा का विश्वास है इनके पास में, जब तक लोकसभा के सदस्यों का विश्वास इनके पास में है, ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह सकते हैं अपने पद पर। और जैसे ही लोकसभा इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है तो ये अपने पद से इनको हटा दिया जाएगा। इसी के साथ देखिए जरा, अगर ऐसा नहीं होता है तो सामान्यतः अध्यक्ष का कार्यकाल कितना कहा जाएगा? 5 वर्ष कहा जाएगा, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। परंतु अध्यक्ष जो होता है ये अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है आपको कि एक क्लास का मॉनिटर जो है ये क्लास में तब तक रहेगा अगर सारे सदस्य उस यहाँ से चले गए हैं, मतलब उनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, और जब तक दोबारा से चुन करके वहाँ नहीं पहुँचते हैं तब तक इसकी सदस्यता रहेगी, तब तक ये उसका क्या कहलाएगा? अध्यक्ष कहलाएगा। और जैसे ही नई अगली लोकसभा चुन करके आ जाएगी, अगली लोकसभा की जैसे ही प्रथम बैठक होगी उस दिन राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर यानी कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। और ये जो प्रोटेम स्पीकर होगा ये कौन हो सकता है? तो ये होगा जो सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रह चुका है, यानी जिसको सबसे अधिक कार्यवाही या सबसे अधिक अनुभव प्राप्त है लोकसभा का। तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर स्थापित करेगा, नियुक्त करेगा। और जैसे ही प्रोटेम स्पीकर शपथ ग्रहण कर लेगा अपने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, उसी समय पिछले अध्यक्ष का जो है कार्यकाल क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में देखिए जरा, अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर बना दिया। अब इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? तो प्रोटेम स्पीकर के 2 काम होंगे। पहला, सभी सदस्यों को शपथ दिलाना, सभी सदस्य जो है उनको शपथ दिलाएगा। और दूसरा काम क्या है कि उस लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया है तब तक उसमें ये भाग लेगा, यानी चुनाव करवाएगा। उनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाना है किसने? प्रोटेम स्पीकर ने। और एक उसको सदस्यों को क्या करना है? शपथ दिलवानी है।
तो सबसे पहले जो है इसमें हम बात करते हैं जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा है, इसमें वीरेंद्र कुमार नाम से जो भाजपा के एक सदस्य हैं जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने वहां पे शपथ ग्रहण की थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सभी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की जाती है और उसके बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। चलिए, क्लियर हो गया होगा आपके पास में कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका चुनाव कहां से होता है, सदस्यों के बीच में से होता है। और कब तक के लिए चुने जाते हैं, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष कब तक रहेगा, अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक पद पर रहेगा। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं तो ये अध्यक्ष जो होता है या उपाध्यक्ष होते हैं, ये किसके रूप में शपथ ग्रहण करते हैं? क्या ये अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं? तो नहीं, ये सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। तो इनको शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो प्रोटेम स्पीकर इन्हें शपथ ग्रहण करवाता है और उसके बाद में इनका जो है चुनाव कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं जरा, इनको हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा के सदस्य सामान्य बहुमत के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाया जा सकता है। चलिए, उसके बाद में देखिए जरा, प्रोटेम स्पीकर का काम यहाँ पे समाप्त हुआ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अगर अध्यक्ष त्याग पत्र देगा तो अध्यक्ष किसे देगा? तो अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? अध्यक्ष को देता है। या इसके अलावा कोई भी सदस्य त्याग पत्र देगा तो वो अध्यक्ष को ही देगा। लेकिन अगर अध्यक्ष खुद ही जाना चाहता है तो वो त्याग पत्र किसे देगा? तो वो उपाध्यक्ष को देगा। चलिए, उसके बाद में देखिए जरा, यदि किसी बैठक के अंदर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। और अगर उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा जरा, सामान्यतः राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यों का एक पैनल तैयार किया जाता है। एक पैनल तैयार किया जाता है जिसे पीठासीन अधिकारी कहते हैं। पीठासीन, ठीक है। यानी ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी क्या होते हैं? ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो 6 सदस्यों का एक पैनल तैयार किया जाता है और अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष रहेगा और उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो निम्न में से कोई पैनल से एक सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। क्लियर यहां तक? चलिए, इसके बाद हम आगे बात करने वाले थे कि अध्यक्ष की अलग से जो शक्तियां हैं उनके बारे में। तो देखिए, अध्यक्ष जो होता है, अब ये पूरे सदन का अध्यक्ष होने के नाते इसका पहला काम जो बनता है वो क्या है कि सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, सदन के अंदर शांति व अनुशासन स्थापित करना, अनुशासन बनाए रखने का कार्य करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। इसके बाद देखिए जरा, दूसरी हम बात कर लेते हैं, लोकसभा की जितनी भी कार्यवाहियां हैं, कार्यवाही या जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सब का निर्धारण जो करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और सदन का जो नेता होता है, ध्यान रखिएगा, इस सदन का नेता और एक विपक्ष का नेता होता है। सदन का नेता जो प्रधानमंत्री होता है ज्यादातर वही होता है, यानी जो उसमें सदन के जिसको बहुमत प्राप्त है उसका जो नेता है उसे सदन का नेता कहा जाता है। तो एक होता है विपक्ष का नेता। तो सदन के नेता से परामर्श के साथ में क्या करेगा, अधिक जितने भी विभिन्न विषय हैं उन पर वाद विवाद का समय निर्धारित करेगा। वाद विवाद का जो समय है उसका निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद देखिए जरा, तीसरी हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा यहां पे कि कोई विधेयक धन विधेयक, धन कह दो या फिर वित्त कह दो, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा, धन विधेयक या वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। उसके बाद देखिए जरा, इसे लोकसभा अध्यक्ष को
एक अंतिम मतलब वोट डालने का हक होता है, मतलब निर्णय का हक होता है इसके पास में कि इसका निर्णय अंतिम होगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय जो है, निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। और एक बात इसकी ओर ध्यान रखिएगा जरा, कि जो लोकसभा अध्यक्ष है सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, और इसी के साथ साथ जब कभी संयुक्त बैठक की जरूरत पड़ती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, अनुच्छेद 108 जो नंबर है वो किसके लिए है, इमरजेंसी के लिए है। तो जब इमरजेंसी में दोनों सदनों की बैठक बुलाई जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्षता करता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की। तो ये सामान्यतः इसकी आपको 5 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। अधिवेशन कम से कम वर्ष में 2 बार और अधिकतम समय अंतराल 6 माह का, और गणपूर्ति या कोरम की स्थिति हम देखें तो 1/10 सदस्य यानी 55 सदस्य लोकसभा में चाहिए। पदाधिकारियों की बात करते हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हमने बात की है, इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर हमने यहाँ देख लिया, और पीठासीन अधिकारियों का यहाँ पे पैनल होता है। और इसके अलावा लोकसभा की जो शक्तियां हैं, लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, अभी हमने अध्यक्ष की शक्तियां देख रहे हैं, तो ये अध्यक्ष की शक्ति हैं। अनुच्छेद 80 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, और स्टेट ऑफ काउंसिल इसे नाम दिया गया, यानी पहले इसका नाम राज्य परिषद था। और फिर हम बात करते हैं कि इसका गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 में किया गया, और जबकि प्रथम बैठक जो होती है 13 मई 1952। दोनों की बैठक, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की प्रथम बैठक का समय 13 मई 1952 रहेगा। और पहले इसका नाम राज्य परिषद था, जिसे बदल करके 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा रख दिया गया। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का नाम, राज्यसभा जो है वो कब 23 अगस्त 1954 को आता है, जबकि लोकसभा का नाम 14 मई 1954 को आता है। उसके बाद देखिए जरा, राज्यसभा के अंदर भी हम बात कर लेते हैं। तो सीटें आपको बता दी गई थी कि सीटें इसमें जो आती हैं वो 245 सीटें हैं वर्तमान के अंदर, 250 अधिकतम होंगी, और 245 जो हैं ये वर्तमान में हैं। और इनमें से 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 233 सीटों पर यानी इनका चुनाव होता है। और ये जो चुनाव होता है ये कैसे है, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका, इन सदस्यों का चुनाव होता है। और इन सदस्यों का चुनाव जो होता है, किया जाता है, वो किनके द्वारा, वो एमएलए के द्वारा किया जाता है। एमएलए जो है उनके द्वारा किया जाता है, यानी कि जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। आगे देखिए जरा, इसके बाद हम बात करें इनकी आयु योग्यता के बारे में। तो योग्यता मैं आपको पहले बता चुका हूं कि योग्यताएं जो हैं वो सभी की समान रहेंगी, खाली यहाँ पर 30 वर्ष जो है 25 की जगह पर 30 वर्ष सदस्य की योग्यता आ जाएगी। इसके बाद देखिए जरा, अधिवेशन की बात करते हैं तो वही अधिकतम 6 माह का अंतराल रहेगा, और साल में कम से कम 2 अधिवेशन होने आवश्यक हैं। और उसके बाद देखिए जरा, पदाधिकारी की बात करते हैं। पदाधिकारी, अब देखिए यहाँ फिर वापस इंपॉर्टेंट आता है। पदाधिकारी लोकसभा के भी इंपॉर्टेंट हैं और पदाधिकारी राज्यसभा के भी इंपॉर्टेंट हैं। राज्यसभा का जो सभापति है, सभापति, तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के एक लाइन में लिखा गया है, उपराष्ट्रपति के अंदर एक शक्ति दी गई है उसको, कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ही उपराष्ट्रपति अपने पद पर बैठा है, जैसे कोई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत करके उपराष्ट्रपति के पद पर बैठता है, उसी समय ही वो क्या बन जाता है, राज्यसभा का सभापति बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है,
राज्यसभा का सभापति होता है। और दूसरा आएगा इसमें उपसभापति। जो उपसभापति है ये राज्यसभा में से ही एक सदस्य होता है, उपसभापति। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन अलग अलग से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसके लिए क्या बनेगा कि वह कौन सा सदस्य है जो उस सदन का सदस्य ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है ये उस सदन का सदस्य नहीं होता, ये अलग से उपराष्ट्रपति पद पर है और ये इसको सभापति का पद पदेन रूप से मिला हुआ है। दूसरी, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा कि वह कौन सा सदस्य है, या ऐसे कहा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष कार्यकाल है उनका। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना है, तो ये भी 6 वर्ष, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए, ये ना कहा जाए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, जबकि ये कहा जाए कि सभापति का कार्यकाल कितना है, तो सभापति का कार्यकाल कितना कहलाएगा, 5 वर्ष कहलाएगा। जबकि उपसभापति का कार्यकाल कितना कहलाएगा, 6 वर्ष कहलाएगा। उपसभापति यानी और भी सदस्यों का कार्यकाल कहलाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। इसी के द्वारा और देख लीजिए जरा। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति आए हैं तो इनकी शपथ की बात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, अपने राष्ट्रपति दिलाता है। और जबकि अन्य सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, सभापति शपथ दिलाएगा यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे आ जाती है। जबकि वहाँ पे लोकसभा में ऐसा नहीं था, लोकसभा में जो शपथ दिलाता था वो कौन दिलाता था, प्रोटेम स्पीकर दिलाता था। आगे देखिए, तो ये है हमारे पास में पदाधिकारियों के बारे में, और ये उनकी योग्यता आ जाएगी और सीटें आ जाएंगी, अधिवेशन हमने देख लिया है। अब चलिए देखिए, अब हम राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों के बारे में देखते हैं। ये इनका जो सदस्यों के बारे में बात थी, ज़्यादातर बातें हमसे जो पूछी जाती हैं वो लोकसभा से ही पूछी जाती हैं, क्योंकि वहीं से सरकार बनती है। ये जो सदन है ये राज्यों का सदन है, यहाँ पर राज्यों के प्रतिनिधित्व यहाँ पर आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कुछ सेपरेट शक्तियां हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जरा, लोकसभा की एक पहली इंपॉर्टेंट शक्ति है कि वह धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक जिसके बारे में हमने बात की थी, धन विधेयक या वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, इसका निर्णय किया था किसने, लोकसभा अध्यक्ष ने किया था। तो धन विधेयक, वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन तक वह कोई जवाब ना दिए बगैर अपने पास रख सकती है, लेकिन 14 दिन के बाद उसे उसको लौटाना होगा ही। अगर वह पहले लौटा देती है उसको, उस पर निर्णय करने के लिए, पुनः परामर्श के लिए, तो लोकसभा का निर्णय है कि वो उस पर परामर्श करे या ना करे। ठीक है, तो ये पहली इसकी इंपॉर्टेंट आ जाती है। लोकसभा धन विधेयक केवल लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा इसे 14 दिन तक रख सकती है। इसके बाद देखिए जरा, दूसरी इसकी बात आती है कि अनुच्छेद 239 के तहत, अनुच्छेद 239 के तहत लोकसभा संघ सूची के विषय पर अकेली कानून बना सकती है, संघ सूची के विषय पर अकेली कानून बना सकती है। तीसरी इसकी बात हम देखते हैं, तो जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी
होती है, क्योंकि लोक मंत्रिपरिषद जो बनी है वो कहाँ से बनी है, वो लोकसभा से ही बनी है, तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्योंकि अगर लोकसभा चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है, मंत्रिपरिषद को विघटित कर सकती है, मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटा सकती है। यानी जितने भी मंत्री बने हैं वो मंत्री कहाँ से बने हैं, लोकसभा से, तो उसे उन मंत्रियों को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहना होता है। यदि ऐसा कंडीशन नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, तो लोकसभा सामान्य बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है और मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटा सकती है, मंत्रियों को अपने पद से हटा सकती है। ये लोकसभा के पास में ही अधिकार होता है। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये राज्यसभा में नहीं जाता। उसके बाद में देखिए जरा राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के पास में भी कुछ इस प्रकार से शक्तियां हैं। पहली उसके पास में शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है, यानी उसे संवर्ती सूची में रख सकती है। कहने का मतलब उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। ऐसा कर सकती है क्योंकि इसे पूछने की बात नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य आए हैं वो कहाँ से आए हैं, विधान मंडलों से आए हैं सदस्य यहाँ पे, तो इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें लगेगा कि राज्य सूची का विषय इसमें होना चाहिए तो वो उसमें डाल सकती है। कैसे, 2/3 बहुमत से। याद रखना अपने को कि 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बात हम देखते हैं अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। वर्तमान में 3 है, एक नई बनी है और पहले 2 थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले 2 थी, एक नई बन गई और वर्तमान में 3 हो चुकी हैं। और 2/3 बहुमत से ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। तो देखिए जरा, एक है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, दूसरा है IPS इंडियन पुलिस सर्विस और तीसरा है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1966। ठीक है अभी, तो 1966 के अंदर ये नई बनाई गई है IFS। तो ये दूसरी शक्ति है। तीसरी शक्ति जरा देखिए जरा, तीसरी शक्ति आपको ध्यान रखनी है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो उपसभापति होता है, तो उनको, सभापति को तो कौन हटाएगी, राज्यसभा अपने अंदर से हटा सकती है क्योंकि वो वहीं से बना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति को अगर हटाना है, कहने का मतलब राज्यसभा का सभापति कौन है, तो राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का सभापति है। इसका मतलब हम सभापति को नहीं हटा रहे हैं, हम किसको हटा रहे हैं, उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसके लिए जो अविश्वास प्रस्ताव जो आएगा, जो इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा, वो पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा, वो पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा और उस पर लोकसभा की सहमति के साथ उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसी कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिली थी कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में जाएगा और राज्यसभा इसे 14 दिन तक रख सकती है, वैसी कंडीशन ये है कि सभापति को हटाने का या उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ जाएगा, राज्यसभा से ही शुरू होगा और फिर वो कहाँ जाएगा, लोकसभा के पास जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाए या राज्यसभा में भेजा जाए, तो जिस सदन में भी पहले भेजा जाता है तो उसके बाद में दूसरे सदन में उसको पारित करने के लिए भेज दिया जाता है और दोनों सदनों की सहमति के बाद में वो कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास में जाता है
और फिर उस पर राष्ट्रपति की साइन होने के बाद ही उसे कानून बना कह सकते हैं हम। उससे पहले इसे कानून नहीं कहा जा सकता। इसे सामान्य विधेयक और प्रस्ताव के रूप में कहा जाता है कि पहले प्रस्ताव भेजा जाता है, फिर वो विधेयक बनता है, विधेयक के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद उपरांत क्या बनता है, वो कानून बनता है। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत क्या होगा, कानून बनाना जो विषय है, जैसे विषय अपने दिए गए हैं, संघ सूची में दिए गए हैं, समवर्ती सूची में दिए गए हैं, अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं जो संसद के पास में है, उन पर कानून बनाने का काम किसका है, संसद का है। राज्यसभा लोकसभा उस पर कानून बनाती है। उसके बाद देखिए जरा वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों के अंदर हम देख चुके हैं कि संसद का वित्त पर पूरा अधिकार होता है, और जब तक वित्त विधेयक जो है संसद से नहीं गुजरेगा तब तक सरकार किसी प्रकार का कोई भी व्यय नहीं कर सकती। यानी जो बजट होता है साल भर का, वो वित्त मंत्री के द्वारा पहले लोकसभा में भेजा जाता है, फिर राज्यसभा में से पारित होकर के राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आगे जाता है। तो इस प्रकार से फिर ही उस पर क्या है, काम किया जा सकता है। उसके बाद देखिए जरा न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं। तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है वो लगाई जाती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो वो उसका प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन से उसकी शुरुआत की जा सकती है। दोनों को बराबर की शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है, तो उनके खिलाफ जो कदाचार और इसके आचार का जो लगाया जाता है, कदाचार की जो उनका उल्लंघन का लगाया जाता है, इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उसके आधार पर इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया कहाँ चलती है, संसद में चलती है, उसके दोनों सदनों में चलती है, और एक प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके बाद देखिए जरा संवैधानिक शक्तियां, यानी संविधान संशोधन की जो है शक्तियां, संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है, संशोधन का जो प्रस्ताव है, ये भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि ये पहले के सदन में जाएगा, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके बाद में देखिए जरा निर्वाचन संबंधी शक्तियां। तो निर्वाचन करना, अब लोकसभा के चुने हुए सदस्य है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, और लोकसभा राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रकार से ये इनका निर्वाचन संबंधी अधिकार है। इसके बाद में देखिए विविध शक्तियां। विविध शक्तियों के अंदर हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो आपातकाल को कब लागू करना है, उसको लगाए रखना है या आगे के आगे बढ़ाते रहना है, ऐसे ये सब जो प्रस्ताव पारित होते हैं वो कहाँ से पारित होते हैं, संसद के दोनों सदनों से पारित होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो शक्तियां हैं ये किसके पास में है, संसद के पास में है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग शक्तियां जो थी, ये बात इसमें है। और अंत में हम देख लेते हैं कि भारत के अंदर जो हमारी संसद है, मैंने आपको बताया अधिवेशन जो है साल में कम से कम 2 अधिवेशन होंगे, लेकिन हमारे भारत में वर्ष में परंपरा से ही कितने 3 अधिवेशन होते आए हैं। 3 अधिवेशन हैं, 3 अधिवेशन सत्र, जिन्हें सत्र कहा जाता है। एक है बजट सत्र, ये फरवरी से लेकर के मई तक चलता है। ये सबसे लंबा सत्र होता है, जो बजट सत्र होता है ये सबसे लंबा चलने वाला सत्र होता है, इसमें बजट पेश किया जाता है। दूसरा आता है हमारे पास में मानसून सत्र, ये जुलाई अगस्त का होता है, जुलाई अगस्त में होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये सितंबर अक्टूबर में रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं शीतकालीन सत्र, ये नवंबर दिसंबर में रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ये न होने की संभावना में है कि शायद हो सकता है कि शीतकालीन सत्र को अगले साल बजट सत्र के साथ ही शुरू किया जाए, उसके साथ ही इसको जोड़ दिया जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी अक्टूबर के अंदर मानसून सत्र समाप्त हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी और फरवरी, ठीक है। फिर भी हमारे पास में 5 मंथ बनेंगे, 2 अधिवेशनों के बीच में अधिकतम 6 मंथ का समय हो सकता है। तो इसका मतलब इसको आगे जोड़ने की संभावना है कि इसे जोड़ा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में 3 अधिवेशन होते हैं संसद के, और कम से कम 2 आवश्यक हैं, 2 होने जरूरी हैं। तो पहला बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। तो क्लियर, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के